दो युवा दिलों की कहानी साल 2003 के आखिरी महीनों में शुरू हुई। लियाना फ्राइडेनबैक और फिलिप कैफे जंगल में एक रोमांटिक साहसिक यात्रा पर निकल पड़े। उनकी भावनाएं कई महीनों से एक दूसरे के लिए खिल रही थीं, लेकिन स्कूल की दीवारें ही उनकी मुलाकातों का एकमात्र स्थान थीं। माता पिता उनकी उम्र के कारण उनके रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। प्रतिबंधों ने युवाओं को और भी दृढ़ कार्रवाई की ओर धकेल दिया। उन्होंने एक चतुर योजना विकसित की। फिलिप ने घर पर दोस्तों के साथ हाइकिंग की बात की, जबकि लियाना ने अपने परिवार को चर्च युवा समूह के साथ इल्हाबेला की यात्रा के बारे में बताया। माता पिता का विश्वास जीत लिया गया और युवा लोगों के सामने एक पूरा सप्ताह एक साथ बिताने की संभावना खुल गई। उनका चयन ग्रेटर साओ पाउलो, ब्राजील के आसपास एम्बुगुआसू के एकांत क्षेत्रों पर पड़ा। वे दोनों स्वर्गीय प्रवास का सपना देख रहे थे, लेकिन नियति ने उनके लिए ऐसे लोगों से मुलाकात तय की थी जिनके इरादे अच्छे से कुछ भी नहीं थे। एक रोमांटिक साहसिक यात्रा के उनके उज्जवल सपने कठोर वास्तविकता से टकरा गए। युवा यात्रियों के लिए यह सच्ची जीत का क्षण था। आखिरकार वे बिना किसी निंदक नजरों और लगातार प्रतिबंधों के एक साथ हो सकते थे। उनका रोमांस स्कूल की दीवारों के भीतर विकसित हुआ, क्योंकि केवल वहीं वे स्वतंत्र रूप से एक दूसरे को देख सकते थे। उम्र का अंतर, लियाना 16 और फिलिप 19 साल के थे, परिवारों के साथ संबंधों में एक बाधा बन गया। 31 अक्टूबर 2003 को जोड़ा रवाना हुआ। सीमित बजट के बावजूद उन्होंने एक रास्ता खोज लिया। उन्होंने साओ पाउलो जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा के अधिकार का उपयोग किया। जानकारों से मुलाकात से बचने के लिए यात्रा अंधेरे में शुरू हुई। 31 अक्टूबर की सुबह तक युवा लोग साओ पाउलो के बस स्टेशन पर इंतजार करते रहे। अगला चरण उन्हें दूसरी बस में ले गया। सुबह 9 बजे के करीब वे एम्बुगुआसू पहुंचे, जहां से वे एक और सवारी के साथ छोटे से गांव सांता रीता पहुंचे। उनका अंतिम लक्ष्य पास का एक एकांत स्थान था, जहां उन्हें पैदल जाना था। प्रकृति का वह एकांत कोना उनके लिए एकांत का आदर्श स्थान लगा। सभ्यता से दूर एक निर्जन क्षेत्र। युवा प्रेमी जोड़े को यकीन था कि उन्होंने अपना स्वर्ग पा लिया है। युवा जोड़े ने लगभग 4.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आराम करने के लिए एक आदर्श स्थान पाया। एक पुरानी परित्यक्त इमारत जिसकी छत अभी भी अक्षत थी। यहां उन्होंने अपना अस्थायी कैंप स्थापित करने का फैसला किया। लियाना और फिलिप इस प्राकृतिक स्थल की चित्रात्मक सुंदरता से मोहित होकर यहां एक पूरा सप्ताह बिताने का सपना देख रहे थे, एक दूसरे की संगति और आसपास की सुंदरता का आनंद लेते हुए। चुने हुए स्थान तक जाते समय जोड़ा स्थानीय लोगों की एक छोटी बस्ती से गुजरा, जो जंगल में बहुत साधारण जीवन जी रहे थे। जोड़े की दिखावट ने अनजाने में निवासियों का ध्यान खींचा। शानदार कपड़े, कई महंगे बैग और विशेष रूप से लियाना की आकर्षक सुंदरता ने अमीर शहरी निवासियों का प्रभाव छोड़ा, जो जंगल की साहसिक यात्रा का आनंद लेना चाहते थे। उसी समय 2 स्थानीय लोग पास में मछली पकड़ रहे थे। पाउल सीजर डी सिल्वा मार्क्स, जिन्हें पेर्नाम्बुको के नाम से जाना जाता था, और रॉबर्टो अपारेसिडा ऑल्वेस स्कारलोसो, जिन्हें चंपिन्हा के रूप में जाना जाता था। वे चंपिन्हा द्वारा संगठित एक छोटे समूह से संबंधित थे। जब उन्होंने युवा लोगों को एक एकांत स्थान पर अपना कैंप स्थापित करते देखा, दोनों ने जोड़े की बारीकी से निगरानी करना शुरू कर दिया। उनके दिमाग में धीरे धीरे एक दुष्ट योजना बन रही थी, जो जल्द ही ठोस कार्रवाई में बदल गई। यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं था, उन्होंने दोपहर में कैंप के पास जाने का फैसला किया। एक उष्णकटिबंधीय उपकरण से लैस अनचाहे मेहमानों ने बेखबर जोड़े को चौंका दिया। लियाना और फिलिप, जो एक बेसहारा स्थिति में थे, खुद की रक्षा नहीं कर सके। मूल रूप से अनचाहे मेहमानों को उम्मीद थी कि वे कीमती सामान ढूंढेंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इतने धनी दिखने वाले लोगों के पास पैसे या गहने होंगे। हालांकि वे अपनी उम्मीदों में निराश हुए, लेकिन उन्होंने अपने इरादों को नहीं छोड़ा। उन्होंने एक नया विचार विकसित किया। वे युवा लोगों की वापसी के लिए भौतिक मुआवजे की मांग करना चाहते थे। हालांकि यह सामान्य विचार विमर्श से आगे नहीं बढ़ा,
उनके पास अपनी योजना के विवरणों को सोचने की चतुराई की कमी थी। शुरू में जोड़े को उनके ठहरने के स्थान के पास एक पुराने परित्यक्त घर में ले जाया गया। कमरा अनाकर्षक और रहने योग्य नहीं लग रहा था, लेकिन यह उनकी परीक्षाओं की शुरुआत भर थी। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद अपराधियों ने तय किया कि यह जगह उनके उद्देश्यों के लिए पर्याप्त सुरक्षित नहीं थी। इसके अलावा यहां कोई नहीं था जो बंधक बनाए गए लोगों की निगरानी कर सके, इसलिए वे एक बेहतर छिपने की जगह की तलाश में निकल पड़े। लियाना और फिलिपो को जल्द ही एक दूसरे कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया, जो भी इसी क्षेत्र में स्थित था। इस जगह का मालिक अपराधियों का एक परिचित था, जो बाद में उनके साथ जुड़ गया। घर के मालिक की उपस्थिति के बावजूद यहां की स्थिति पहले से बेहतर नहीं थी। हर जगह अव्यवस्था थी, कमरा बेहद खराब हालत में था। फिर भी अपराधियों को यह जगह अपने मकसद के लिए ज्यादा उपयुक्त लगी। लियाना ने बताया कि वह एक धनी परिवार से है और उसने अपनी रिहाई के लिए धन की मांग का सुझाव दिया। यह सच था। वह प्रसिद्ध वकील अरी फ्राइडेनबैक की बेटी थी। उसका परिवार सम्मानित था और शहर में अच्छी स्थिति में था। अपराधी जोड़े के लिए बड़ी रकम पाने की संभावना से उत्साहित थे। संभवतः लियाना के सुझाव ने उसकी जिंदगी को लंबा किया, लेकिन साथ ही उसकी परीक्षाओं को भी। उन्हें घर के अलग अलग कमरों में रखा गया। उस रात पेर्नाम्बुको और चैंपिनी ने लियाना को गंभीर पीड़ा पहुंचाई, जबकि फिलिपो दीवार के पीछे था और अपनी सीमित गतिशीलता के कारण मदद नहीं कर सकता था। अगले दिन की भोर ने उन्हें जंगल में पाया। पेर्नाम्बुको और चैंपिनियर युवा लोगों को गहरे जंगल में ले गए। नियति ने तय किया कि लियाना पहली नहीं होगी जो अपना रास्ता खत्म करेगी। एक पल में पेर्नाम्बुको और फिलिप मुख्य समूह से अलग हो गए और जंगल की एकांतता में और गहरे प्रवेश करते गए। जल्द ही एक धमाका सुबह की शांति को भंग कर गया। बाद में स्थानीय लोगों ने इन घटनाओं का एक निशान एक खाई में जंगल के रास्ते पर पाया, जहां युवा लोगों को रखा गया था, उससे ज्यादा दूर नहीं। सब कुछ जंगल की गहराई में हुआ। जब अपराधियों को युवक की विनम्र पृष्ठभूमि के बारे में पता चला, उन्हें समझ में आ गया भौतिक लाभ की कोई उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा वह अतिरिक्त कठिनाइयां पैदा कर सकता था, इसलिए उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। लियाना दूर थी, लेकिन धमाका उस तक पहुंच गया। एक परेशान करने वाली आशंका ने संकेत किया कुछ अटल हो गया था। फिलिप के बारे में पूछे जाने पर चेम्पी ने जवाब दिया कि युवक को छोड़ दिया गया था, लेकिन युवती को महसूस हुआ यह सच नहीं था। वह समझ गई ऐसा जोखिम अपराधियों के लिए अनुचित होता। उस पल उसे यह एहसास नहीं था कि उसके पास कितना कम समय बचा है। जब पेर्नाम्बुको लौटा, लियाना दो अपराधियों के साथ अकेली थी। उन्होंने धन के लिए उसके पिता से संपर्क करने की कोशिश भी नहीं की। वे बस नहीं जानते थे कि इसे अपने लिए सुरक्षित कैसे बनाएं। अनुभवहीन अपराधी जो आसान पैसे की उम्मीद कर रहे थे, इस काम में भी विफल रहे। अब वे सोच रहे थे कि लियाना के साथ क्या करें। युवती की सुंदरता ने उन्हें आकर्षित किया। उसे अपने पास रखने के विचार आने लगे, लेकिन पकड़े जाने का डर संकेत कर रहा था यह लंबे समय तक नहीं चल सकता था। लियाना के जाने के 3 दिन बाद जब उसके पिता ने अपनी बेटी से संपर्क करने की कोशिश की, तो उन्हें एक परेशान करने वाली खोज हुई। वह अपने दोस्तों के चर्च समूह के साथ नहीं थी, जैसा कि मूल रूप से माना गया था। प्रेमी युगल के गुप्त गायब होने के बारे में जानकर आदमी बेहद चिंतित था। विशेष रूप से परेशान करने वाली बात यह थी कि न तो उनकी बेटी और न ही उनका चुना हुआ साथी संपर्क में था। इस समय माता पिता को अभी तक अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी कितनी गंभीर स्थिति में थी। एक वकील के रूप में अरी ने अपनी बेटी की गतिविधियों का पता लगाने के लिए अपने पेशेवर संपर्कों का उपयोग किया। यह पता चला कि जोड़ा सांता रीता के पास के जंगल में गया था। लियाना के फोन का आखिरी सिग्नल वहीं से आया था। एक दोस्त ने इस जानकारी की पुष्टि की, हालांकि वह युवा लोगों के शिविर का सटीक स्थान नहीं जानती थी। चिंतित पिता ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क किया और युवा जोड़े के लापता होने की सूचना दी। वकील ने कथित जंगल में खोज अभियान को तेज करने के लिए अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया।
बचाव दल तेजी से उस क्षेत्र में पहुंच गया जिसके बारे में लापता लोगों के दोस्तों ने बताया था। मौके पर उन्हें एक क्षतिग्रस्त तंबू और बिखरी हुई वस्तुओं के साथ एक परित्यक्त शिविर मिला। स्थिति संदिग्ध लग रही थी। तंबू को एक तेज वस्तु से काटा गया था और प्राकृतिक कारणों से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। यह स्पष्ट था कि गायब होने में अजनबी शामिल थे। स्थल पर लियाना की व्यक्तिगत वस्तुएं मिलीं, कपड़े, पर्स और एक डिस्चार्ज किया हुआ फोन। इस समय के दौरान एंटोनियो कंटाना सिल्वा और उनके दोस्त अनायाल्डो पेरेज एक अज्ञात स्थान पर पहुंचे। चंपिन्हो ने मौजूद युवा महिला को अपनी साथी के रूप में पेश किया और अपने दोस्त को शामिल होने का निमंत्रण दिया। जब स्थिति ने विशेष रूप से गंभीर मोड़ लिया, लियाना के पिता ने राष्ट्रीय प्रेस का ध्यान घटना की ओर आकर्षित करने का फैसला किया। जैसे जैसे मामले ने सार्वजनिक ध्यान आकर्षित किया, खोज अभियान और व्यापक होता गया। एक सहानुभूतिपूर्ण उद्यमी के कारण जो इस कहानी से गहराई से प्रभावित हुआ, सूचना प्रसार के लिए एक हवाई अभियान आयोजित किया जा सका। उनके निजी हेलीकॉप्टर से क्षेत्र में लियाना और फिलिपा की तस्वीरों वाले 5000 पर्चे वितरित किए गए। खोज समूह स्थानीय समुदायों में सक्रिय रूप से काम कर रहा था और लापता किशोरों के बारे में जानकारी का प्रसार कर रहा था। हर उपयोगी जानकारी के लिए एक बड़ा इनाम रखा गया। कुछ स्थानीय निवासियों ने पुष्टि की कि उन्होंने वास्तव में युवा लोगों को जंगल में देखा था, लेकिन इन बयानों से कोई ठोस सुराग नहीं मिला। जबकि स्वयंसेवक और पेशेवर खोज दल किशोरों के मिले शिविर के आसपास के क्षेत्र की जांच कर रहे थे, अपराधी समूह जो पकड़े जाने से डर रहा था जल्दी से जंगल क्षेत्र छोड़कर चला गया। वे एंटोनियो मैथियोस डी बोरोस के घर में चले गए। सामान्य जीवन का आभास देने की कोशिश में वे मछली पकड़ने गए। चंपिन्हा ने यहां तक कि अपना स्वेटर भी लियाना के साथ साझा किया। शाम को चंपिन्हा का बड़ा भाई उनसे मिलने आया। माता पिता अपने बेटे की लंबी अनुपस्थिति के कारण चिंतित थे। अपने भाई से मिलने के दौरान चंपिन्हा ने फिर से लियाना को अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में पेश किया। वह स्पष्ट रूप से इस आविष्कार पर गर्व कर रहा था, जबकि लड़की चुपचाप बैठी थी और अपनी नजरें नहीं उठा रही थी। भाई वास्तविक स्थिति को समझ गया, लेकिन चुप रहने का फैसला किया। बातचीत के दौरान भाई ने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खोज अभियान के बारे में सूचित किया, जिसने समूह को गंभीर रूप से परेशान कर दिया। खोज दलों की निकटता को महसूस करते हुए उन्होंने तत्काल स्थान बदलने का फैसला किया। चंपिन्हा ने सभी को घोषणा की कि वह लड़की को बस स्टेशन ले जाएगा। 5 नवंबर 2003 की सुबह वे स्टेशन की ओर निकले और गहरे जंगल में चले गए। हालांकि चंपिन्हा के इरादे बिल्कुल अलग थे। वह कोई गवाह नहीं छोड़ना चाहता था। घटना के बाद चंपिन्हा जल्दी से अपने घर लौट आया। कपड़े बदलने के बाद उसने सावधानी से सबूतों को अपने घर के पास एक पुराने कुएं में छिपा दिया, यह उम्मीद करते हुए कि वे कभी नहीं मिलेंगे। 10 नवंबर को 5 दिन बाद जंगल में एक युवती मिली। वह अभी भी वही हुडी पहने हुए थी जो चंपिन्हा की थी। जांच में इस पर जैविक निशान पाए गए। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने एक विस्तृत जांच की और सभी संबंधित लोगों की गतिविधियों का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने हर झोपड़ी की तलाशी ली जहां संदिग्ध रहे थे, जिससे घटना के सभी प्रतिभागियों की पहचान में मदद मिली। जांचकर्ता जल्दी ही पूरे समूह का पता लगाने में सफल रहे। गिरफ्तारी के बाद चंपिन्हा के घर की तलाशी में महत्वपूर्ण सबूत मिले। जांच ने चंपिन्हा और लियाना दोनों के निशान की पुष्टि की। पूछताछ के दौरान युवक ने अप्रत्याशित खुलेपन के साथ अपनी कार्रवाइयों के बारे में बताया। उसके अनुसार उसने तुरंत लियाना पर ध्यान दिया और चाहता था कि वह सिर्फ उसकी हो। हालांकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सक्रिय कार्रवाई के कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। यह पता चला कि 16 वर्षीय चंपिन्हा समूह का नेता था। हालांकि वह सभी प्रतिभागियों में सबसे छोटा था। अन्य सभी वयस्क थे। ध्यान देने योग्य है कि वह लियाना के साथ समान आयु का था। राज्य के कानून के अनुसार चंपिन्हा को उसकी कम उम्र के कारण साओ पाउलो के उत्तर में स्थित किशोरों के लिए एक विशेष सुविधा में भेजा गया।
कानून के अनुसार उसे 21 वर्ष की आयु तक वहां रहना होगा। इस सनसनीखेज मामले की अदालती कार्यवाही 2006 के मध्य में शुरू हुई। पहली इमारत के मालिक एंटोनियो कैटाना डी सिल्वा, जहां लियाना को रखा गया था, को अदालत ने समाज से 124 साल के अलगाव की सजा सुनाई। उसे युवती के खिलाफ कई अपराधों में शामिल होने का दोषी पाया गया। अनाल्डो पीरेस को समान कृत्यों के लिए 47 साल की सजा मिली। एंटोनियो मतियास डी बारस को जांच की महत्वपूर्ण वस्तुओं को छिपाने और सहायता के लिए 7 साल 9 महीने की सजा सुनाई गई। मुख्य प्रतिभागियों पेर्नाम्बुको और चैंपिनी के खिलाफ कार्यवाही 2007 की शरत रद्द तक चली। लियाना के पिता की मीडिया गतिविधियों के कारण यह कहानी ब्राजील में व्यापक सार्वजनिक ध्यान का केंद्र बन गई। युवा जोड़े के प्रति युवा अपराधियों के कार्यों से समाज स्तब्ध था। अदालत के फैसले से पेर्नाम्बुको को 110 साल की जेल की सजा मिली। चैंपिनी की स्थिति अधिक जटिल निकली। समूह का युवा नेता एक किशोर सुविधा में था। उसके असामान्य व्यवहार और बढ़ी हुई उत्तेजना के कारण बचाव पक्ष द्वारा आयोजित विशेषज्ञों द्वारा कई जांच की गई। वकीलों ने चैंपिनी के कम आय वाले परिवार में कठिन परिस्थितियों में पलने बढ़ने पर भी जोर दिया। युवा अपराधी में विकास संबंधी विशेषताएं और एक विशिष्ट व्यक्तित्व विकार पाया गया। इनमें से प्रत्येक विशेषता व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है और उनका संयोजन सामाजिक अनुकूलन को कठिन बनाता है। परिणाम स्वरूप चैंपिनी को एक विशेष चिकित्सा सुविधा में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां मानसिक विशेषताओं वाले लोगों का पुनर्वास किया जाता है। कानून उसके मामले में और कड़े उपाय नहीं करता था। अदालत के फैसले ने बहुत हल्की सजा माने जाने के कारण सार्वजनिक आक्रोश की लहर पैदा कर दी। लोगों ने कड़ी सजा और अपराधी को समाज से लंबे समय तक अलग रखने की मांग की। नागरिकों का आक्रोश मौजूदा कानूनी व्यवस्था की समीक्षा का कारण बना। हालांकि नए बदलावों का चैंपिनी के मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि घटना उनके पारित होने से पहले हुई थी। वर्तमान में वह विशेषज्ञों की देखरेख में एक विशेष चिकित्सा सुविधा में है। उसके रखरखाव की जिम्मेदारी क्षेत्रीय सरकार ने ली। उल्लेखनीय है कि चैंपिनी स्वयं अपने कार्यों की गंभीरता को समझने के कोई संकेत नहीं दिखाता। इस दौरान उसने बार बार रिहाई के लिए आवेदन किया और दावा किया कि उपचार ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं और वह अब दूसरों के लिए कोई खतरा नहीं है। 3 स्तरों की अदालतों ने लगातार उसके आवेदनों को खारिज कर दिया। इसके अलावा उसके व्यवहार में सुधार के कोई संकेत नहीं दिखे। 2007 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई जब उसने सुबह की शुरुआती घंटों में बिना अनुमति के सुविधा केंद्र छोड़ने की कोशिश की। पता चला कि क्लिनिक के अंदर उसका एक मददगार था, जिसके साथ उन्होंने 7 मीटर ऊंची दीवार को पार करने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया। सुरक्षा कर्मियों के त्वरित कार्य के कारण उसे 11 घंटे बाद पकड़ लिया गया, जिससे संभावित परिणामों को रोका जा सका। इस घटना के बाद उसे चिकित्सा सुविधा में वापस ला दिया गया। अपने अपराधों की गंभीरता के बावजूद चैंपिनी का आवास बहुत आरामदायक साबित हुआ। 17 दिसंबर 2007 को एक टेलीविजन चैनल के पत्रकारों ने सुविधा में उसके प्रवास पर एक रिपोर्ट तैयार की और उसकी दैनिक दिनचर्या दिखाई। उसे नरम सोफे और एक बड़े 29 इंच के टेलीविजन के साथ एक आरामदायक कमरा मिला। भोजन एक पेशेवर पोषण सलाहकार द्वारा विकसित व्यक्तिगत मेनू के अनुसार दिन में 5 बार प्रदान किया जाता है। उसकी रहने की स्थितियां उन परिस्थितियों से बहुत अलग हैं जिनमें उसके कार्यों से प्रभावित लोग थे। उन वर्षों में कार्यरत राज्यपाल ने सार्वजनिक रूप से चैंपिनी को एक विशेष सुविधा में रखने की आवश्यकता की घोषणा की। उनके अनुसार विशेषज्ञों की देखरेख में रोगी की स्थिति को नियंत्रित करके समाज की रक्षा करने का यही एकमात्र तरीका था। वित्तीय विशेषज्ञों ने गणना की कि चिकित्सा केंद्र में चैंपिनी का प्रवास लगभग $2,500 के मासिक सरकारी खर्च की आवश्यकता थी। उसका प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने इतनी लंबी अवधि के प्रवास की असंवैधानिकता पर जोर दिया और अपने मुवक्किल की रिहाई की मांग की। इस बीच युवा जोड़े के रिश्तेदार घटना को स्वीकार नहीं कर पाए। उस दिन की घटनाओं ने कई लोगों की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया।
लियाना के माता पिता भावनात्मक तनाव के कारण अलग हो गए। वे लंबे समय तक आधिकारिक संस्थानों के माध्यम से न्याय के लिए लड़े। अंत में स्वयं चैंपिनी को छोड़कर सभी प्रतिभागियों को जिम्मेदार ठहराया गया। वह एक चिकित्सा सुविधा में गया जहां की स्थितियां उसके पिछले जीवन स्तर से बेहतर थीं। स्थिति ने व्यापक सार्वजनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न की। जिम्मेदारी की उम्र को 16 वर्ष तक कम करने की आवश्यकता पर चर्चा शुरू हुई। पहल के समर्थकों और विरोधियों दोनों की लंबी बहस के बाद ये परिवर्तन कानून में शामिल कर लिए गए। चैंपिनी स्वयं आज भी जेल में नहीं बल्कि एक चिकित्सा केंद्र में है। वहां उसका अनिश्चितकालीन प्रवास चिकित्सा आयोग द्वारा अधिकारियों के साथ समन्वित एक नागरिक आदेश पर आधारित है। यह निर्णय विशेषज्ञों की उसकी विशेष स्थिति पर राय से समझाया जाता है। जोड़े के प्रति उसके कार्यों की पुनः जांच कानूनी सिद्धांत के कारण असंभव है, जो एक ही अपराध के लिए दोहरी सजा को प्रतिबंधित करता है। इसलिए चैंपिनी आरामदायक चिकित्सा सुविधा में चिकित्सकीय निगरानी में बना हुआ है। शैनन क्रिश्चियन और क्रिस्टोफर न्यूसम दोस्तों के साथ मिलने के बड़े शौकीन थे, इसलिए एक लंबे समय से नियोजित पार्टी में उनकी अनुपस्थिति ने आश्चर्य जगाया। एक करीबी दोस्त नॉक्सविले, टेनेसी में अपना जन्मदिन मना रहा था। न केवल जोड़ा नहीं आया बल्कि कॉल और संदेशों का जवाब देना भी बंद कर दिया। उस समय किसी को नहीं पता था कि यह राज्य की सबसे परेशान करने वाली कहानियों में से एक की शुरुआत होगी। शैनन का जन्म 1985 में नैकोगडोचेस, टेक्सास के छोटे शहर में हुआ था, जहां 30,000 से कुछ अधिक लोग रहते थे। उसके दो बड़े भाई थे, जेसन और चेस। माता पिता ने अपने बच्चों के साथ विशेष सावधानी से व्यवहार किया क्योंकि उनके लिए माता पिता बनने का रास्ता आसान नहीं था। मां को गर्भावस्था में कठिनाइयां थीं और डॉक्टरों को बच्चे होने की संभावना पर संदेह था। जब शैनन बड़ी हो रही थी, परिवार ने बड़े नॉक्सविले, टेनेसी में जाने का फैसला किया, जहां अधिक संभावनाएं थीं। वह प्यार और देखभाल के माहौल में बड़ी हुई और एक सफल छात्रा थी। युवा महिला अपनी मां डीना के विशेष करीब थी। लोग अक्सर सलाह के लिए डीना के पास जाते थे और उनकी सुनने और समस्याओं के लिए निष्पक्ष समाधान प्रस्तुत करने की क्षमता की सराहना करते थे। यह गुण शैनन ने भी विरासत में पाया था। स्कूल के बाद उसने समाज शास्त्र का अध्ययन करने का फैसला किया। अपनी उम्र के अन्य लोगों के विपरीत, जो स्वतंत्रता की खोज में थे, शैनन अपने माता पिता के साथ गर्म रिश्तों की वजह से सहज महसूस करती थी। इससे उसे शांति से पढ़ने और अपनी मां के साथ नई जानकारी साझा करने की अनुमति मिली। वे अक्सर भविष्य के बारे में बात करती थीं और शादी और 4 बच्चों के सपनों पर चर्चा करती थीं, जिनकी शैनन बहुत इच्छा रखती थी। हालांकि शैनन अपने माता पिता के साथ रहती थी, वह स्वतंत्रता की आकांक्षा रखती थी और अपना खुद का जीवन बनाने का सपना देखती थी। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए युवा महिला ने अपनी पढ़ाई को 2 नौकरियों के साथ जोड़ा। उसने भाग्यशाली घटनाओं से ठीक पहले ये नौकरियां शुरू की थीं। कड़ी मेहनत से शैनन एक चांदी रंग की टोयोटा 4Runner SUV खरीद सकी। यह खरीद उसके लिए एक विशेष उपलब्धि थी। उसका चुना हुआ ह्यू क्रिस्टोफर न्यूसम जूनियर नॉक्सविले में पैदा हुआ था। उसके माता पिता ने उसे बहुत चाहा और प्यार किया था। छोटी उम्र से ही वह अपनी असीमित ऊर्जा के लिए जाना जाता था और बेसबॉल का शौकीन था। इसके अलावा उसने शिल्प में रुचि दिखाई। उसने लकड़ी का काम सीखा और अपने परिवार के लिए विभिन्न वस्तुएं बनाई। अपनी युवावस्था में क्रिस्टोफर मोटरसाइकिलों में रुचि रखता था और मैकेनिक बनने के बारे में सोचता था। बाद में वह लकड़ी के काम की ओर लौट आया और इस शिल्प को पेशेवर रूप से सीखने का फैसला किया। वह खेल खेलता रहा, बेसबॉल, गोल्फ और टेनिस खेलता था। मछली पकड़ने का शौकीन था। क्रिस एक मित्रवत और सामाजिक युवक रहा, जो परिवार और दोस्तों के साथ गर्म संबंध रखता था। उनकी मुलाकात 2006 में हुई, जब कुछ साझा परिचितों ने शैनन की मां से सलाह मांगी। यह संयोगवश मुलाकात एक गंभीर रिश्ते में बदल गई। युवा लोग अपना सारा खाली समय एक साथ बिताते थे। परिवार और दोस्त जोड़े के उज्जवल भविष्य से आश्वस्त थे और जल्द ही शादी की उम्मीद कर रहे थे।
कोई नहीं जानता था कि इन युवा लोगों की किस्मत में क्या लिखा है। 6 जनवरी 2007 की शाम को क्रिस और शैनन ने एक साथ डिनर की योजना बनाई। फिर वे एक साझा दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में जाना चाहते थे। दिन के दौरान शैनन डेट की तैयारी के लिए एक दोस्त के घर गई, जबकि अन्य लोग पार्टी की व्यवस्था में व्यस्त थे। अपना सामान एक बैग में पैक करने के बाद वह वॉशिंगटन रिज में अपार्टमेंट की ओर चल पड़ी और अपनी कार पार्किंग में छोड़ दी। रात करीब 8 बजे शैनन पार्किंग में अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी ताकि वे साथ में डिनर के लिए जा सकें। क्रिस देर से आया क्योंकि वह एक दोस्त को ड्रॉप कर रहा था, जिससे युवा महिला थोड़ी नाराज हो गई। उनकी मुलाकात में एक छोटी बहस हुई, लेकिन एक गले मिलने के बाद सब ठीक हो गया। हालांकि वे कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे। जोड़ा बस गायब हो गया। 7 जनवरी की सुबह शैनन की मां एक बुरी भावना के साथ जागी। जब उसने अपनी बेटी के कमरे में देखा तो पता चला कि वह घर नहीं लौटी थी। उसके ठिकाने का कोई संकेत नहीं था। डीना ने कई बार शैनन को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सभी कॉल वॉइस मेल पर चली गईं। महिला ने पिछली रात से कुछ अनजान नंबरों से मिस्ड कॉल देखी। जब उसने एक नंबर पर वापस कॉल किया तो उसने अपनी बेटी के एक दोस्त की आवाज सुनी, जिससे उसकी चिंता और बढ़ गई। युवक ने बताया कि वह शैनन के बारे में पूछने के लिए डीना से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। पता चला कि न तो वह और न ही उसका प्रेमी क्रिस पार्टी में आए थे। यह एक ऐसे विश्वसनीय जोड़े के लिए असामान्य था। एक कार्यक्रम को मिस करना जिसमें आने का वादा किया था। कोई भी उनसे फोन पर संपर्क नहीं कर पा रहा था। युवा लोगों के परिचित चिंतित हो गए, इसलिए शैनन की सहेलियां रात करीब 11 बजे उस जगह लौटीं जहां कुछ घंटे पहले उन्होंने उससे विदा ली थी। पार्किंग में उन्होंने क्रिस की पिकअप देखी, लेकिन शैनन की कार और वे दोनों कहीं आसपास नहीं थे। बाद में डीना के बॉस का फोन आया। उन्होंने बताया कि शैनन काम पर नहीं आई थी और वे चिंतित होकर कारण जानने की कोशिश कर रहे थे। इस क्षण डीना की चिंता वास्तविक घबराहट में बदल गई। उसने क्रिस के परिवार से संपर्क करने का फैसला किया, लेकिन वे भी अपने बेटे से कोई खबर नहीं पा सके और बहुत परेशान थे। माता पिता ने मिलकर कार्रवाई करने का फैसला किया और पुलिस से संपर्क किया। हालांकि थाने में उन्हें बताया गया कि लापता व्यक्ति की रिपोर्ट 24 घंटे बाद ही दर्ज की जाएगी। कानून प्रवर्तकों ने स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया और संदेह किया कि युवा लोग बस दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होंगे। माता पिता ने समझाने की कोशिश की कि ऐसा व्यवहार उनके बच्चों के लिए पूरी तरह से असामान्य था। परिवारों को खोज स्वतंत्र रूप से शुरू करनी पड़ी। उन्होंने सबसे पहले पार्किंग की जांच की, लेकिन वहां कोई सुराग नहीं मिल सका। इसी समय रिश्तेदारों और परिचितों ने लापता लोगों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी शहर सेवाओं को कॉल किया, लेकिन ये प्रयास असफल रहे। किसी ने लापता लोगों को नहीं देखा था। 7 जनवरी को दोपहर के बाद एक रेलवे कर्मचारी से एक परेशान करने वाली रिपोर्ट आई। उसने पटरियों के पास एक पत्थर की ढलान पर कुछ असामान्य देखा। पहुंचे कानून प्रवर्तकों ने एक दुखद खोज की। आग के प्रभाव के कारण कुछ निश्चित करना लगभग असंभव था। हालांकि यह संभवतः एक युवा व्यक्ति के अवशेष थे। लापता लोगों के परिजनों को इस घटना की जानकारी मिली, लेकिन विशेष जांच के बिना पहचान असंभव थी। परिवारों ने उम्मीद नहीं छोड़ी और खोज जारी रखी। उन्होंने शैनन के मोबाइल फोन के लोकेशन डेटा की जांच की और पाया कि अंतिम सिग्नल चेरी स्ट्रीट के क्षेत्र में टेलीफोन टावर के पास से आया था। घटना एक समस्याग्रस्त इलाके में हुई थी, जहां जोड़े को जाने का कोई कारण नहीं था। ये दोस्तों के रास्ते में नहीं था और यहां संयोग से पहुंचना मुश्किल था। लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। इससे 2 संदेह उठे। या तो युवा लोग किसी अवैध काम के लिए वहां गए थे, या उन्हें जबरदस्ती वहां लाया गया था। सोमवार की सुबह 8 जनवरी को परिजन पहले से ही इस क्षेत्र में लापता जोड़े की तलाश कर रहे थे। स्थानीय निवासियों से पूछताछ करते हुए उन्होंने एक गली में शैनन की कार खोज ली। वाहन की जांच से स्पष्ट हो गया किसी ने जानबूझकर वो सब कुछ हटा दिया था जो मालिक की पहचान करने में मदद कर सकता था। युवा महिला की सभी निजी वस्तुएं गायब थीं। फोन और हेडफोन के चार्जर नहीं थे।
ड्राइवर की सीट इतनी पीछे धकेली गई थी कि छोटे कद की शैनन कार नहीं चला सकती थी। सीटों के बीच सिगरेट का एक पैकेट मिला। हालांकि न तो शैनन और न ही क्रिस धूम्रपान करते थे। पैडल के पास फर्श पर गंदगी दिखाई दे रही थी। शैनन के लिए यह अकल्पनीय था, क्योंकि कार उसकी पहली महत्वपूर्ण खरीद थी और वह इसे हमेशा दाग रहित साफ रखती थी। सब कुछ इस ओर इशारा कर रहा था कि अजनबी, अव्यवस्थित लोग कार में थे और युवा जोड़े के साथ कुछ बुरा हुआ था। संभवतः उन्हें कहीं बंधक बनाकर रखा गया था। हालांकि कोई फिरौती की मांग नहीं आई थी। माता पिता ने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया। इस समय तक उनके गायब होने के बाद एक दिन बीत चुका था और पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। वे कार और सभी मिले सबूतों को जांच के लिए ले गए। विशेषज्ञों ने रेलवे ट्रैक के पास मिली खोज के बारे में अपने प्रारंभिक निष्कर्ष प्रस्तुत किए। विशेषज्ञ पीड़ित की स्थिति से स्तब्ध थे। अनुचित व्यवहार के संकेत भी मिले। पीड़ित के पास जूते नहीं थे और पैरों के निशान लंबी यात्रा का संकेत दे रहे थे। खोज एक कंबल से ढकी हुई थी और ऊपरी कपड़े असामान्य तरीके से इस्तेमाल किए गए थे। जांच के बाद विशेषज्ञों ने पुष्टि की, यह लापता क्रिस्टोफर न्यूसम था। आग के प्रभाव ने जांचकर्ताओं के काम को काफी मुश्किल बना दिया और अधिकांश संभावित सबूतों को नष्ट कर दिया। कानून के प्रतिनिधियों ने क्रिस के परिवार को व्यक्तिगत पहचान से मना कर दिया। उन्होंने उन्हें केवल एक बंद काला बैग दिखाया, जिसे नैतिक कारणों से उनकी उपस्थिति में नहीं खोला जा सकता था। शैनन के परिजन अभी भी अच्छे परिणाम की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जांच की शुरुआत में पुलिस की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त किया। संभवतः इस देरी ने दूसरे लापता व्यक्ति के भाग्य को प्रभावित किया, जिसे अभी तक नहीं पाया गया था। प्राप्त जानकारी के बाद अधिकारियों ने शैनन की खोज तेज कर दी। हालांकि परिजन पहले ही शैनन की कार की जांच कर चुके थे, जो सुराग खोजने को मुश्किल बना सकता था। अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण विवरण मिला, एक लिफाफा जिस पर पता था शिपमैन स्ट्रीट 2316। स्पष्ट रूप से अपराधियों ने इसे गलती से छोड़ दिया था। घर लापता लोगों के अंतिम मिलन स्थल से 10 किलोमीटर और कार मिलने वाली गली से 2 ब्लॉक दूर था। लिफाफे पर फिंगरप्रिंट मिले। डेटाबेस में जांच से पता चला कि वे लेमारिकस डेविडसन के थे, जो हाल ही में कार की चोरी के गंभीर अपराध के लिए 5 साल की जेल से रिहा हुआ था। वह तुरंत क्रिस और शैनन के गायब होने की घटना में मुख्य संदिग्ध बन गया। पुलिस 9 जनवरी की रात को संदिग्ध के घर पहुंची। वह एक औद्योगिक क्षेत्र में एक पुराना अपार्टमेंट किराए पर ले रहा था, जहां बहुत कम आवासीय इमारतें थीं। दस्तक का कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन कानून प्रवर्तकों के पास यह मानने का कारण था कि लापता लोग अंदर हो सकते हैं, इसलिए वे इमारत में घुस गए। घर की तलाशी के दौरान अधिकारियों को लापता लोगों की वस्तुएं मिलीं। शैनन के हेडफोन, क्रिस के जूते और उसकी बेसबॉल कैप। इसने पुष्टि की कि वे सही रास्ते पर थे। रसोई में एक बड़ा कूड़ेदान मिला, जिसमें एक गंदी चादर थी, जिसके नीचे एक बड़ा थैला था। इसमें जांचकर्ताओं को कुछ ऐसा मिला जिससे उन्हें तुरंत शैनन के माता पिता को दुखद खबर देनी पड़ी। विशेषज्ञों ने पाया कि क्रिस की उपस्थिति के निशानों के विपरीत, जिन्हें आग से छिपाने की कोशिश की गई थी, शैनन के मामले में अपराधी के पास निशान मिटाने का समय नहीं था। विशेषज्ञ जो देख रहे थे उससे स्तब्ध थे। शैनन सिर्फ एक अंडरशर्ट पहने हुई थी। विभिन्न चोटें पाई गईं। फोरेंसिक विशेषज्ञों को अपराधी के जैविक निशान, उसका डीएनए और फिंगरप्रिंट मिले। कुछ कूड़ेदान और कार से मिले थैलों पर के निशानों से मेल खाते थे। उनका मालिक लेमारिकस डेविडसन था। घर में उस हथियार के कारतूस भी मिले जिससे क्रिस पर गोली चलाई गई थी। हालांकि संदिग्ध खुद मौके पर नहीं था, घर खाली था। संदिग्ध, जो अपनी गिरफ्तारी की अनिवार्यता को समझ गया था, भाग गया। उसे तुरंत वांछित घोषित कर दिया गया और पुलिस ने गहन खोज शुरू कर दी। हालांकि जांचकर्ताओं को अभी तक यह नहीं पता था कि घटना में कई लोग शामिल थे। लेमारिकस के फोन की जांच करते समय पुलिस को एक एरिक बॉयड नाम के व्यक्ति से बार बार कॉल मिले। उसे जल्दी ही ढूंढ लिया गया और गश्ती पुलिस ने उसकी कार रोक ली। डेविडसन के ठिकाने के बारे में सीधे पूछे जाने पर एरिक ने पहले टाला, लेकिन दबाव में आकर उसने अपने साथी को धोखा दे दिया।
उसने दूसरों के कामों के लिए जिम्मेदार होने की अनिच्छा पर जोर दिया और बताया कि मुख्य संदिग्ध एक इमारत में छिपा हुआ है जिसे उन्होंने युवा जोड़े के गायब होने के दिन खाली किया था। एरिक ने अधिकारियों को बिक्री के लिए एक खाली घर तक पहुंचाया जो संदिग्ध के अपार्टमेंट के पास था। अंदर उन्हें बिखरे हुए कचरे के थैले, खाने के अवशेष, कपड़े, एक फोन, एक हथियार और एक दूरबीन मिली। इस अव्यवस्था के बीच खुद लेमारिकस डेविडसन था। उसे गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया। उल्लेखनीय था कि वह क्रिस के जूते पहने हुए था। पूछताछ के दौरान अपराधी ने खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश की और घटनाओं के कई विरोधाभासी संस्करण बताए। एक के अनुसार क्रिस और शैनन खुद उसके पास आए थे, लेकिन फिर उसके जानने वाले आ गए। डेविडसन ने दावा किया कि उसने संख्यात्मक श्रेष्ठता के कारण हस्तक्षेप नहीं किया। इसके बजाय उसने कथित तौर पर स्थिति शांत होने तक पड़ोसी जिले में कुछ खरीदारी करने के लिए शैनन की कार ली। ड्राइव के बाद उसने वाहन को एक गली में छोड़ दिया। उसके शब्दों के अनुसार लौटने पर उसने हस्तक्षेप नहीं किया, हालांकि शैनन मदद मांग रही थी। लेमारिकस ने शैनन के दोस्त के साथ हुई घटना में अपनी भागीदारी से इनकार किया और जोर देकर कहा कि उसका युवा महिला से कोई संपर्क नहीं था। हालांकि बाद की जांच से कुछ और ही पता चला। मामले में 2 और लोग शामिल थे, जॉर्ज थॉमस, संदिग्ध का सबसे अच्छा दोस्त, और लेटलविस कोबिन्स, उसका सौतेला भाई। उन्हें 11 जनवरी को सहापराधी के रूप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन शामिल लोगों की सूची और लंबी थी। एरिक बॉयड भी मामले में शामिल था और उसने लेमारिकस का ठिकाना बताया। बाद में उनकी जानकार वनेसा कोलमैन की भागीदारी भी सामने आई। सभी गिरफ्तार लोगों ने उस रात की घटनाओं के बारे में जानकारी साझा की जिसमें वे अपनी भूमिका को कम करने और दूसरों पर दोष डालने की कोशिश कर रहे थे। यह पता चला कि लेमारिकस आयोजक था। उस शाम उसे एक विशेष माल के परिवहन के लिए तत्काल एक वाहन की जरूरत थी। संयोग से वह अपने साथी के साथ शैनन से मिला, जो अपने दोस्त के साथ पार्किंग में थी। एक साधारण कार चोरी के बजाय उन्होंने सभी गवाहों को हटाने का फैसला किया। हिंसा की धमकी के तहत वे जोड़े को नेता के घर ले गए। लेटलविस ने पीड़ितों के साथ किसी भी संपर्क से इनकार किया, लेकिन डीएनए विश्लेषण ने इसके विपरीत साबित किया। समूह के नेता ने भी यही कई बार किया। वनेसा ने दावा किया कि वह खुद एक कैदी की स्थिति में थी। उसके शब्दों के अनुसार वह अपनी सुरक्षा के डर से अपनी इच्छा के विरुद्ध काम कर रही थी। लंबी जांच और सभी शामिल लोगों से पूछताछ के बाद अधिकारियों ने घटना की पूरी तस्वीर को पुनर्निर्मित किया। सब कुछ तब शुरू हुआ जब शैनन और क्रिस को पकड़े जाने के तुरंत बाद कार में बंद कर दिया गया, उन्हें पिछली सीटों पर फेंक दिया गया और फिर समूह के नेता के घर ले जाया गया। जांच से पता चला कि अपराधियों ने जोड़े को उनकी इच्छा के विरुद्ध बंधक बना लिया। क्रिस को अगली सुबह रेलवे पटरियों पर ले जाया गया, जहां अनिवार्य घटना घटी। अपराधियों ने अपने कार्यों के निशान मिटाने की कोशिश की। शैनन 2 और दिनों तक कैद में रही। इस दौरान उसके साथ बेहद अनुचित व्यवहार किया गया। अपराधियों ने अपने निशान मिटाने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया, जिसमें घरेलू रसायनों का उपयोग भी शामिल था। विशेषज्ञ शैनन के साथ हुई घटना की सटीक अवधि निर्धारित नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने पहुंचाई गई चोटों के अत्यंत गंभीर स्वरूप को दर्ज किया। यहां तक कि अनुभवी जांचकर्ता और आपराधिक विशेषज्ञ भी देखकर स्तब्ध रह गए और नोट किया कि यह इस तरह के सामान्य अपराधों की सीमा से परे था। अपराधियों ने शैनन को एक कूड़ेदान में छोड़ दिया और भाग गए। इसके बाद लेमारिकस ने शैनन की कुछ वस्तुएं अपनी जानकार वनेसा को दे दी, जो घटना में शामिल थी। ये सभी वस्तुएं बाद में उसके अपार्टमेंट की तलाशी के दौरान मिली। जांचकर्ताओं ने यह संस्करण खारिज कर दिया कि गिरफ्तार वनेसा कोलमैन एक अनिच्छुक प्रतिभागी थी। नेता के घर छोड़ने के तुरंत बाद उसके पास कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क करने का मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके घर की तलाशी के दौरान एक निजी डायरी मिली, जिसमें उसने घटनाओं को एक रोमांचक गर्मियों के साहसिक कार्य के रूप में वर्णित किया। लेखन शैली और भावनात्मक स्वर से घटनाओं में उसकी स्वैच्छिक भागीदारी का पता चलता था। लेमारिकस, डेविडसन और जॉर्ज थॉमस पर 16 आरोप लगाए गए, जिनमें विशेष रूप से गंभीर कानूनी उल्लंघन
स्वतंत्रता का हरण और डकैती अतिरिक्त गंभीर परिस्थितियों के साथ शामिल थे। वनेसा पर 12 आरोप लगाए गए, जिनमें अपराधों में सहायता, डकैती और अपहरण शामिल थे। एरिक बॉयड पर गंभीर अपराधों से जुड़े 20 आरोप लगाए गए। पांचवें भागीदार लेटलस विस्कोबिन्स पर भी 20 समान आरोप लगाए गए। मुकदमा लगभग 2 साल तक चला। इस दौरान मामले को कई बार फिर से खोला गया। समूह के नेता ने अदालत में घटनाओं का एक अविश्वसनीय संस्करण प्रस्तुत किया और दावा किया कि जोड़ा स्वेच्छा से उसके पास आया था। उसके शब्दों के अनुसार उसके साथियों के आने के बाद स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। हालांकि यह कहानी अदालत में स्वीकार नहीं की गई। बचाव पक्ष के प्रयासों के बावजूद वकीलों को आरोपियों को बरी करवाने में सफलता नहीं मिली। जूरी ने उन्हें अधिकांश आरोपों में दोषी पाया। पीड़ितों के परिजनों ने घटना की असाधारण गंभीरता के कारण अधिकतम संभव सजा की मांग की। लेमारिकस डेविडसन को अधिकतम सजा के साथ अतिरिक्त 80 साल की कैद मिली। एरिक बॉयड, जॉर्ज थॉमस और लेटलस विस्कोबिन्स को पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 2010 में वनेसा के खिलाफ सबसे गंभीर आरोप हटा दिया गया, लेकिन उसे बाकी अपराधों के लिए 53 साल की सजा मिली। एक अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब सभी दोषियों ने अपनी सजाओं के खिलाफ अपील करने की कोशिश की। जनवरी 2011 में जज बाउमगार्टनर ने प्रतिबंधित पदार्थों की अपनी निर्भरता स्वीकार करने के बाद इस्तीफा दे दिया। इसने उनके सभी फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए। राज्य की सर्वोच्च अदालत ने डीएनए साक्ष्यों के आधार पर डेविडसन और कोबिन्स के खिलाफ फैसलों की पुष्टि की। बाकी मामलों को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया गया। परिणाम स्वरूप वनेसा की सजा घटाकर 35 साल कर दी गई। जॉर्ज थॉमस को जांच में सहयोग के कारण 51 साल बाद समय से पहले रिहाई के लिए आवेदन करने की अनुमति मिली। वनेसा और थॉमस की बाद की अपीलें खारिज कर दी गईं। 2019 में एरिक बॉयड फिर से अदालत में पेश हुआ, जहां उसने 36 नए आरोपों में खुद को दोषी स्वीकार किया। इन घटनाओं में से अधिकांश की पुष्टि उसके साथी जॉर्ज थॉमस के बयानों से हुई। अदालत ने एरिक को समय से पहले रिहाई की संभावना के बिना 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसमें 90 साल की अतिरिक्त कैद शामिल थी। वनेसा को 2014 में 7 साल की कैद के बाद सशर्त रिहाई के लिए आवेदन करने का मौका मिला, लेकिन आयोग ने उसकी याचिका खारिज कर दी। उसे अंतिम अस्वीकृति 2020 में मिली, जब यह तय किया गया कि उसके मामले की अगली समीक्षा 2030 से पहले नहीं होगी। 2008 में वह इमारत, जहां शैनन और क्रिस के साथ ये दुखद घटनाएं हुई थीं, गिरा दी गई। अब वहां उनकी याद में एक स्मारक है। 1993 की एक शरद आर्थू की शाम को पॉली क्लास ने कैलिफोर्निया के शांत शहर पेटालुमा में अपने घर पर एक पजामा पार्टी का आयोजन किया। उसने अपनी 2 करीबी सहेलियों को आमंत्रित किया था और वे रात साझा करने और अपने पसंदीदा खेल खेलने में खुशी से समय बिता रही थीं। उस सुखद शाम को किसी खतरे का कोई संकेत नहीं था। लेकिन शांति भंग हो गई जब पॉली की मां अचानक अपनी बेटी के कमरे से आने वाली परेशान करने वाली आवाजों से जाग गई। जब वह देखने के लिए दौड़ी कि क्या हो रहा है, उसे दहशत में पाया कि एक अजनबी उसकी बेटी को जबरदस्ती ले गया था। पॉली की सहेलियां डर से जम गई थीं, केवल बगल से घटना को देख सकती थीं। कैलिफोर्निया के सूर्य किरणों से भरे शहर फेयरफैक्स में पॉली हन्ना क्लास का जन्म 3 जनवरी 1981 को हुआ। उसका बचपन कुछ असामान्य था। उसके माता पिता मार्क और ईवैन ने अलग रहने का फैसला किया जब पॉली बहुत छोटी थी। इसके बाद वह और उसकी छोटी बहन एनी अपनी मां के साथ पेटालुमा शहर चली गईं, जो भी कैलिफोर्निया में है। माता पिता की अलग रहने की स्थिति के बावजूद परिवार में माहौल गर्म और मैत्रीपूर्ण बना रहा। मार्क को जल्द ही एक नई साथी मिल गई, जिसके साथ पॉली ने एक शानदार रिश्ता विकसित किया। वह नियमित रूप से अपने पिता से मिलती थी। दोनों माता पिता से संपर्क में रहती थीं और उनके बीच कोई विवाद नहीं था। पॉली खुद एक शांत और विनम्र व्यक्ति के रूप में बड़ी हुई। हालांकि उसके कुछ ही करीबी दोस्त थे, वह स्कूल थिएटर के मंच पर वास्तव में खिल उठती थी।
अभिनय उसका सच्चा जुनून बन गया। वह स्कूल के प्रदर्शनों और सार्वजनिक म्यूजिकल्स में उत्साह से भाग लेती थी, जहां वह पानी में मछली की तरह महसूस करती थी। पॉली को विशेष रूप से पजामा पार्टियां पसंद थीं। ये उसका पसंदीदा मनोरंजन बन गया। कभी दोस्तों को अपने घर आमंत्रित करना, कभी उनके घर रात भर रहना। ये मुलाकातें उनके छोटे समूह में एक सुखद परंपरा बन गईं। इसलिए जब पॉली ने 1 अक्टूबर 1993 को अपनी मां से जिलियन और केट को रात भर रहने के लिए आमंत्रित करने की अनुमति मांगी, तो ईव ने स्वाभाविक रूप से हां कर दी। शाम सामान्य रूप से शुरू हुई। वे पॉली के घर में इकट्ठा हुए, रात का खाना खाया और खुशी से बातें की। लगभग 10 बजे ईव तेज सिरदर्द से थकी हुई 2 नींद की गोलियां लेकर आराम करने चली गई, दूसरों से कहकर कि अगर कुछ चाहिए तो उन्हें जगा दें। दवाओं के प्रभाव ने ईव को गहरी नींद में डाल दिया, जिससे वह लगभग 11 बजे चिंतित आवाजों से जागी। उन्होंने एक घुसपैठिए के बारे में बताया जो पॉली को ले गया था। ईव ने तुरंत आपातकालीन सेवाओं को कॉल किया और अपनी छोटी बेटी एनी को देखने के लिए दौड़ी। सौभाग्य से वह अपने कमरे में शांति से सो रही थी, बिना यह जाने कि क्या हुआ था। कानून प्रवर्तन अधिकारी जो आए, उन्होंने पहले पॉली की सहेलियों से बात की। उन्होंने जो कहानी सुनाई वह सभी को गंभीर चिंता में डाल दी। शाम पूरी तरह से सामान्य रूप से शुरू हुई। सहेलियां पॉली के कमरे में इकट्ठी हुईं, आने वाले हैलोवीन के बारे में उत्साह से चर्चा की और समारोह के लिए पोशाकें चुनी। रात के लगभग 11 बजे उन्होंने रात के लिए तैयार होने का फैसला किया। पॉली ने पहले से अपनी मां के साथ तैयार किए गए एयर मैट्रेस को लाने की पेशकश की, ताकि एक साझा बिस्तर बनाया जा सके। जब पॉली ने अपने कमरे का दरवाजा खोला, वह क्षण पूरी शाम की दिशा बदल गया। दहलीज पर एक अजनबी आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक ठंडी वस्तु थी। चूंकि हैलोवीन नजदीक था, उन्होंने शुरू में इसे एक त्योहार का मजाक समझा। अजनबी का चेहरा मास्क से भी नहीं ढका था। हालांकि उनकी हंसी ने आदमी में कोई त्योहार वाली प्रतिक्रिया नहीं जगाई। अजनबी ने तीनों को कमरे में वापस जाने के लिए मजबूर किया। उसने उनकी गतिविधियों को सीमित कर दिया और पूछना शुरू किया कि यहां कौन रहता है। जब उसे पता चला कि यह पॉली का घर था, उसने तकिए के कवर लिए और जिलेन और केट पर डाल दिए। फिर उसने एक अजीब मांग की, 1000 तक गिनने को कहा और वादा किया कि वह पॉली को केवल थोड़ी देर के लिए ले जाएगा और जल्द ही वापस ला देगा। सहेलियों ने लगभग 30 मिनट तक अपनी स्थिति से मुक्त होने की कोशिश की। जब वे आखिरकार सफल हुईं, वे तुरंत ईवा, पॉली की मां के पास घटना की रिपोर्ट करने के लिए दौड़ीं। वे जांचकर्ताओं को अजनबी की दिखावट का विस्तृत विवरण दे सकीं। चूंकि आदमी का चेहरा ढका नहीं था, जिलेन और केट उसे अच्छी तरह याद कर सकीं। इससे विशेषज्ञों को वांछित व्यक्ति का एक विस्तृत स्केच बनाने में मदद मिली। पॉली के घर की जांच ने जांचकर्ताओं को कई सुराग दिए। फर्श पर कई जूतों के निशान मिले, लेकिन वे सभी परिवार के सदस्यों के थे। पॉली खुद, उसकी मां, बहन और करीबी दोस्तों के, जो पिछले दिनों में उससे मिलने आए थे। कालीन पर कुछ अजीब रेशे विशेष ध्यान आकर्षित कर रहे थे। विशेषज्ञों ने पाया कि ये रेशे घर के कालीन की सामग्री से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। विश्लेषण ने कार की सीटों से इनकी समानता दिखाई। जांचकर्ताओं ने परिवार के सभी परिचितों की गाड़ियों की जांच की, लेकिन कोई मिलान नहीं मिला। इससे उन्हें यह अनुमान लगाने में मदद मिली कि ये रेशे किसी अजनबी व्यक्ति के जूतों के माध्यम से घर में आए होंगे। एक सतह पर विशेषज्ञों को एक स्पष्ट हाथ का निशान मिला। हालांकि उस समय की तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी। अंगुली छाप विज्ञान की विधियां अभी विकास में थीं और डीएनए परीक्षण की तो बात ही नहीं की जा सकती थी। फिर भी बाद में संभावित तुलना के लिए निशान को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया गया। सबूतों में एक असामान्य कपड़े का टुकड़ा भी था, जो रेशम जैसा लगता था। किनारे चिकने दिख रहे थे, जैसे कैंची से सावधानीपूर्वक काटे गए हों। कपड़े पर पैटर्न इतना अनूठा था कि जांचकर्ताओं ने आगे की जांच के लिए इस खोज को विशेष रूप से मूल्यवान माना। कमरे में एक अकेला बाल भी मिला, जिसकी पहचान उस समय की सीमित प्रयोगशाला विश्लेषण क्षमताओं के कारण नहीं की जा सकी।
पॉली की तलाश ने एक अभूतपूर्व स्तर प्राप्त किया। हजारों समर्पित नागरिक अभियान में शामिल हो गए। 4000 स्वयंसेवकों ने घर के आसपास के क्षेत्र, खाली भूखंडों और निकटवर्ती निजी संपत्तियों की छानबीन की। पुलिस अधिकारियों ने ऐसे कार चालकों को खोजने की कोशिश की जो बनाए गए स्केच से मिलते जुलते थे, लेकिन ये प्रयास असफल रहे। समय जांचकर्ताओं के खिलाफ काम कर रहा था। पॉली के गायब होने के बाद पहले 24 घंटे महत्वपूर्ण थे। इस कारण से मामला तुरंत संघीय एजेंटों को सौंप दिया गया, जिन्होंने तत्काल खोज शुरू कर दी। दिन बीतते गए और स्थिति और तनावपूर्ण होती गई। स्थानीय निवासियों से पूछताछ के दौरान नए विवरण सामने आए। कई पड़ोसियों को उस शाम एक संदिग्ध राहगीर याद आया, जिसने अपने असामान्य व्यवहार से उनका ध्यान आकर्षित किया था। शुरू में किसी ने भी अजीब अजनबी को विशेष महत्व नहीं दिया। इलाके के निवासी यह नहीं सोच सकते थे कि उन्हें आपातकालीन सेवाओं को उसकी सूचना देनी चाहिए थी। बाद में जब जांचकर्ताओं ने उन्हें पॉली के दोस्तों के विवरण के आधार पर बनाया गया स्केच दिखाया, पड़ोसियों ने एक स्वर में पुष्टि की, यह वही आदमी था। जांच पॉली के स्कूल तक भी फैल गई। जांचकर्ताओं ने शिक्षण संस्थान के हर शिक्षक और कर्मचारी से सावधानीपूर्वक बातचीत की। वे संदिग्ध व्यक्ति से किसी भी संभावित संबंध और पॉली के ठिकाने के बारे में सभी संकेतों में रुचि रखते थे। हालांकि सभी कर्मचारी घटना के समय अपने स्थान का प्रमाण दे सके और कोई भी स्केच में दिखाए गए व्यक्ति से नहीं मिलता था। जांचकर्ताओं ने पॉली के घर में मिले रेशों का विश्लेषण भी किया और उनकी तुलना पूरे स्कूल कर्मचारियों की गाड़ियों की सामग्री से की। हालांकि इस जांच से भी कोई परिणाम नहीं निकला। हर दिन के साथ चिंता बढ़ती गई, न केवल परिवार में बल्कि अधिकारियों और पूरे स्थानीय समुदाय में भी। शहर के निवासी चिंतित थे कि रहस्यमय अजनबी अन्य बच्चों के लिए खतरा हो सकता है। इसने जांच पर अतिरिक्त दबाव डाला। पॉली के ठिकाने के बारे में विश्वसनीय जानकारी के लिए $2 लाख का इनाम रखा गया। प्रसिद्ध अभिनेत्री विनोना राइडर ने व्यक्तिगत रूप से यह राशि उपलब्ध कराई और पॉली को वापस लाने की अपील के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। पॉली की खोज अपने समय के लिए अग्रणी बन गई। 90 के दशक के शुरुआती वर्ष एक खास समय था। इंटरनेट अभी शैशवावस्था में था और न तो कानून प्रवर्तन एजेंसियां और न ही संघीय एजेंसियां इसका उपयोग खोज अभियानों के लिए करती थीं। कैलिफोर्निया के 3 समर्पित नागरिकों ने पहल की। वे पहले लोग थे जिन्होंने डिजिटल स्पेस की संभावनाओं का उपयोग करने की हिम्मत की। उन्होंने पॉली की एक तस्वीर और विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया वांछित व्यक्ति का स्केच, साथ ही उपयोगी जानकारी के लिए इनाम की जानकारी नेट पर अपलोड की। आज हमारे परिचित सोशल प्लेटफॉर्म्स की अनुपस्थिति के ऑनलाइन संचार के अन्य तरीके मौजूद थे। इनके कारण लगभग 25 मिलियन अमेरिकियों ने पॉली की तस्वीर देखी। संघीय जांच ब्यूरो के विशेषज्ञों को उम्मीद थी कि इतनी व्यापक पहुंच समाधान की कुंजी होगी। बावजूद, हालांकि वास्तविकता अलग थी। भले ही पॉली की कहानी ने अधिक से अधिक ध्यान आकर्षित किया, इंटरनेट उपयोगकर्ता कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दे सके। हालांकि इसने एक अप्रत्याशित प्रभाव पैदा किया, कई स्वयं सेवकों का उदय। विशेष कॉल सेंटर स्थापित किए गए जो हर दिन सैकड़ों कॉल प्राप्त करते थे। अन्य लापता लोगों के रिश्तेदार पॉली के परिवार से संपर्क करने लगे। वे न केवल खोज में मदद करना चाहते थे बल्कि अपने रिश्तेदारों की खोज के लिए इस नवीन अनुभव को अपनाने की उम्मीद भी करते थे। हफ्ते बीत गए, लेकिन पॉली के गायब होने की जांच आगे नहीं बढ़ सकी। जांचकर्ता एक कठिन स्थिति में थे। कोई महत्वपूर्ण सबूत नहीं मिल सका। कोई ऐसे निशान या सुराग नहीं थे जो उस व्यक्ति तक ले जा सकते थे जो उसके गायब होने से जुड़ा था। यहां तक कि आधुनिक फोरेंसिक तरीकों से भी कोई नतीजा नहीं निकला। कोई भी नमूना विश्लेषण के लिए उपयुक्त नहीं था। एक अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब मार्क पॉली के पिता को एक फोन आया। उन्होंने एक आवाज सुनी जो आश्चर्यजनक रूप से उनकी बेटी की आवाज जैसी थी। कॉल करने वाली ने खुद को पॉली बताया और कहा कि वह एक होटल में है, और बताया कि उसने अकेले होने का मौका मिलने पर अपने पिता से संपर्क किया है। वह खुद को पॉली के रूप में पेश करके अचानक बात समाप्त कर दी।
मार्क ने तुरंत कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित किया। उस समय एफबीआई विशेषज्ञों के पास पहले से समाप्त हो चुकी कॉल्स को ट्रैक करने का आधुनिक उपकरण नहीं था। वे केवल इंतजार कर सकते थे और आशा कर सकते थे कि एक और संपर्क होगा जिसे ट्रेस किया जा सकता है। उनका इंतजार ज्यादा लंबा नहीं था। कुछ घंटों के बाद दूसरी कॉल आई। वही आवाज फिर से मार्क से बात करने की कोशिश कर रही थी। इस बार तकनीशियन कॉल का स्रोत पता लगाने में सफल रहे, लेकिन परिणाम ने सभी को भ्रमित कर दिया। सिग्नल किसी होटल से नहीं, बल्कि एक सामान्य आवासीय क्षेत्र से आ रहा था। जब अधिकारी बताए गए पते पर पहुंचे, स्थिति जल्दी ही स्पष्ट हो गई। कॉल एक स्थानीय छात्रा से आई थी जो पॉली की उम्र की थी। यही आवाजों की समानता का कारण था। पता चला कि यह सब दोस्तों द्वारा की गई एक अनुचित शरारत का हिस्सा था। कम उम्र और पश्चाताप को देखते हुए एक गंभीर बातचीत तक ही सीमित रखने का फैसला किया गया। माता पिता को अपनी बेटी के व्यवहार पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता के बारे में बताया गया और छात्रा को खुद ऐसी कार्रवाइयों की अस्वीकार्यता के बारे में चेतावनी दी गई। नवंबर 1993 के अंत में पॉली के संपर्क टूटने के लगभग 8 हफ्तों बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक बड़ी संपत्ति की मालकिन से एक महत्वपूर्ण कॉल प्राप्त हुई। अपनी कई एकड़ की जमीन पर महिला ने 3 असामान्य वस्तुएं देखीं। घटनास्थल पर पहुंचे जांचकर्ताओं ने एफबीआई विशेषज्ञों के साथ महत्वपूर्ण सबूत पाए। एक रेशम का टुकड़ा जो पॉली के कमरे की सामग्री से बिल्कुल मेल खाता था, नृत्य टाइट्स, ईवा ने उस रात इनके गायब होने की पुष्टि की, और टेप का एक टुकड़ा। इस जानकारी ने जांचकर्ताओं को क्षेत्र की ओर अधिक बारीकी से जांच करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान दिलचस्प विवरण सामने आए। संपत्ति की मालकिन ने ठीक पॉली के गायब होने के दिन पुलिस को एक बेहद अजीब रिपोर्ट की थी। उनकी संपत्ति में अक्सर अनचाहे मेहमान आते थे। बीच में एक छोटे घर के साथ विशाल जंगली इलाका पूरी तरह से घिरा हुआ नहीं था। निजी संपत्ति के संकेतों के बावजूद बाढ़ की कमी के कारण लोग अक्सर अनजाने में वहां पहुंच जाते थे, बिना यह जाने कि वे अतिक्रमण कर रहे हैं। कई अनचाहे आगंतुकों में से एक मामला मालकिन को विशेष रूप से याद था। उसी रात जब पॉली गायब हुई, एक अनजान व्यक्ति कार के साथ संपत्ति में घुस आया। उसकी कार गीली मिट्टी में फंस गई। मालकिन के बच्चे की देखभाल करने वाली आया ने सबसे पहले इस अजीब मेहमान को देखा। उसने स्वीकार किया कि वह अजनबी से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसकी उपस्थिति ने उसे बहुत चिंतित कर दिया। संपत्ति की मालकिन भी दूर ही रही। उनके शब्दों के अनुसार अजनबी की उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो उन्हें सतर्क कर रहा था, विशेष रूप से उसकी पैनी नजर। दोनों महिलाओं ने पुलिस से मदद मांगने का फैसला किया। जब कानून प्रवर्तन अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने वहां एक आदमी को पाया और उसकी उपस्थिति का कारण पूछा। उसने बताया कि वह गलती से निजी संपत्ति में आ गया है और तुरंत जाने को तैयार है, लेकिन मदद मांगी। उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। अधिकारियों ने अज्ञात व्यक्ति के अजीब व्यवहार पर ध्यान दिया। वह स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था, बहुत पसीना आ रहा था और उसकी स्थिति प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन का संदेह पैदा कर रही थी। हालांकि मौके पर परीक्षण संभव नहीं था और चूंकि व्यक्ति शांतिपूर्वक व्यवहार कर रहा था, गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं था। अधिकारियों ने कार को निकालने में मदद करने के बाद अज्ञात व्यक्ति, जो रिचर्ड एलन डेविस निकला, वहां से चला गया। उसका जन्म 1954 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। उसके शुरुआती वर्षों को खुशहाल नहीं कहा जा सकता। माता पिता ने बच्चे की परवाह नहीं की। 12 साल की उम्र में परिवार टूट गया और मां ने अपने बेटे से पूरी तरह दूरी बना ली और उसे पिता को सौंप दिया। रिचर्ड के पिता ने चरम लापरवाही दिखाई। वह अक्सर घर पर नहीं रहते थे, कभी घंटों, कभी दिनों तक। रिचर्ड अकेला रह जाता, कभी पड़ोसियों की देखरेख में या रिश्तेदारों को खोजने की कोशिश करता। कानून से समस्याएं उसके किशोरावस्था में ही शुरू हो गईं। उसने छोटे मोटे अपराध किए, सड़क के झगड़ों में हिस्सा लिया, जिसके कारण उसे कई महीनों के लिए सुधार गृह भेजा गया। 17 साल की उम्र में उसने एक गंभीर कानून का उल्लंघन किया।
घटना के बाद न्यायाधीश ने उसे एक विकल्प दिया, सुधार गृह या सैन्य सेवा। रिचर्ड ने अमेरिकी सैन्य सेवा चुनी, लेकिन 2 साल भी नहीं टिक सका। उसे अनुचित व्यवहार के कारण निकाल दिया गया। रिचर्ड का वयस्क जीवन कानून के साथ लगातार टकराव से भरा था। लगभग 20 साल की उम्र में उसे एक गंभीर अपराध के लिए 15 साल की सजा हुई। हालांकि उसने केवल 1 साल जेल में बिताया और अच्छे आचरण के कारण जल्दी रिहा कर दिया गया। इस समय के दौरान रिचर्ड के बारे में परेशान करने वाली अफवाहें फैल रही थीं। उसके परिचितों को 19 वर्षीय मार्लिन के गायब होने में उसकी संलिप्तता का संदेह था। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह माना गया कि वह स्वेच्छा से गई थी। मार्लिन के परिजनों ने उसके गायब होने को एक पार्टी से जोड़ा जहां रिचर्ड मौजूद था। हालांकि यह संदेह बिना किसी सबूत के केवल अनुमान ही रहे। पॉली के गायब होने के दौरान रिचर्ड अपनी रिहाई के बाद निगरानी में था। उसका ठिकाना अज्ञात था, उसका कोई स्थायी पता नहीं था। जांचकर्ताओं ने केवल अधिकारियों को एक आंतरिक सूचना भेजी और बढ़ी हुई सतर्कता की मांग की। यह निर्णय लिया गया कि जानकारी प्रेस को नहीं दी जाएगी, इस डर से कि रिचर्ड कैलिफोर्निया या देश छोड़ सकता है। मामले में निर्णायक मोड़ 13 नवंबर 1993 को आया। एक गश्ती पुलिस अधिकारी ने सड़क पर एक वाहन को रोका जिसे एक शराबी चालक चला रहा था। एक विशेष उपकरण से जांच के बाद, जिसने सीमा से अधिक मात्रा दिखाई, कानून प्रवर्तक ने सावधानी से व्यक्ति के दस्तावेजों का अध्ययन किया। उस क्षण उसे एहसास हुआ उसके सामने वही आदमी था जिसे पॉली क्लास के गायब होने के संबंध में खोजा जा रहा था। सावधानी पूर्वक कार्य करते हुए अधिकारी ने गिरफ्तार व्यक्ति को केवल यह बताया कि उसने शराब के नशे में गाड़ी चलाकर अपनी पैरोल की शर्तों का उल्लंघन किया है। रिचर्ड ने विरोध नहीं किया और थाने चला गया। थाने में अपने अधिकारों को पढ़े जाने के बाद ही उसे उसकी गिरफ्तारी का वास्तविक कारण बताया गया, पॉली क्लास का मामला। जांचकर्ताओं के साथ एक लंबी बातचीत हुई, जिसके दौरान रिचर्ड ने घटना में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। जांचकर्ताओं का मानना है कि स्वीकारोक्ति अकाट्य सबूतों के कारण आई। उसका हाथ का निशान पॉली के घर में मिले निशान से बिल्कुल मेल खाता था। उसकी कार के कारपेट के रेशे अपराध स्थल पर मिले रेशों से समान थे। पॉली की सहेलियों ने, जिन्हें पहचान के लिए बुलाया गया था, निश्चितता के साथ रिचर्ड की पहचान की। उसकी कार में एक रेशम का टुकड़ा मिला, बिल्कुल वैसा ही जैसा पॉली के कमरे में और गवाह की संपत्ति पर मिला था। सबूतों के दबाव में रिचर्ड ने बताना शुरू किया। उस दिन उसने दोस्तों के साथ प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन किया था। जब उसने अस्वस्थ महसूस किया तो उसने धन की प्राप्ति के लिए एक घर में घुसने का फैसला किया। उसने इलाका यूं ही चुन लिया। उसने एक खुली खिड़की देखी और अंदर घुस गया। उसके शब्दों के अनुसार उसने कुछ भी पहले से नहीं सोचा था। न तो पॉली को जानता था, न उसके परिवार को, और न ही उन पर नजर रखी थी। घर की तलाशी लेने और कोई खास कीमती सामान न मिलने के बाद वह जाना चाहता था। इसी समय पॉली ने बेडरूम का दरवाजा खोला और उसे देख लिया। पॉली के डर को देखकर उसने एक आवेगी निर्णय लिया। उसने पॉली को कार में बिठाया और वहां से चला गया। बाद में एक एकांत जगह पर रुका। पता चला कि जब निवासियों ने उसे निजी संपत्ति पर देखा तब पॉली कार में थी। यहां तक कि जब पुलिस अधिकारी उसकी कार को कीचड़ से निकालने में मदद कर रहे थे तब भी सब कुछ बदलने का मौका था। मदद मिलने के बाद वह राजमार्ग की ओर चला गया। रिचर्ड ने जांचकर्ताओं को एक विशिष्ट स्थान दिखाया जहां खोज दल को भेजा जाना था। 4 दिसंबर 1993 को उसके गायब होने के 2 महीने और 3 दिन बाद एक खोज दल ने पॉली क्लास को राजमार्ग के पास रिचर्ड द्वारा बताई गई जगह पर पाया। चिकित्सा विशेषज्ञों ने एक विस्तृत जांच की, लेकिन केवल सीमित जानकारी ही प्राप्त कर सके। उनके निष्कर्षों ने उस दिन की घटनाओं के बारे में रिचर्ड के बयानों की पुष्टि की। विशेषज्ञों ने निर्धारित किया कि सब कुछ लगभग पॉली के गायब होने के दिन ही हुआ था। एकत्रित सबूतों के आधार पर रिचर्ड को पॉली क्लास के खिलाफ अवैध कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। जब उसे अदालत में बोलने का मौका मिला तो उसने परिवार के प्रति खेद के शब्दों के साथ साथ पॉली के पिता पर आश्चर्यजनक रूप से गंभीर आरोप लगाए। रिचर्ड के अनुसार
पॉली ने उससे कहा था, मेरे साथ वह मत करो जो पापा मेरे साथ करते हैं। इन शब्दों ने पॉली के पिता से तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न की। वह रिचर्ड पर हमला करने की कोशिश करने लगे, लेकिन उपस्थित लोगों ने उन्हें रोक लिया। अभियुक्त का बयान अदालत में मौजूद सभी लोगों को परेशान कर गया। पश्चाताप की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि किसी ने पॉली के पिता के बारे में उसके शब्दों पर विश्वास नहीं किया। आरोप बिना सबूत के रह गए, जबकि ईवा दृढ़ता से अपने पूर्व पति के साथ खड़ी रही। 18 जून 1996 को अदालत ने फैसला सुनाया। रिचर्ड को कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम सजा मिलनी थी। अगस्त में उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। उसने फैसले के खिलाफ अपील करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। 2006 में उसे बड़ी मात्रा में दवाएं लेने के बाद अपनी कोठरी में बेहोश पाया गया। डॉक्टर उसे बचा सके, जिसके बाद वह जेल लौट आया। 2009 में रिचर्ड के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, लेकिन वह खारिज कर दी गई। अदालत ने बिना किसी बदलाव के फैसले की पुष्टि की। वकील ने घोषणा की कि वह अपील करना जारी रखेगा। लगातार अपील की कार्यवाही के कारण रिचर्ड अभी भी विशेष खतरनाक अपराधियों के लिए बनाए गए विशेष खंड में है। उम्मीद की जाती है कि सभी अपील प्रक्रियाओं के समाप्त होने के बाद सजा को अमल में लाया जाएगा।